कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और अगर सूरज बनने की चाह है दिल में तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। रातों को जागना भी पड़ेगा और दिन में दौड़ना भी पड़ेगा। अगर ऊंचाई पसंद है तुझे है मेरे साथी, तो बार बार गिरकर संभलना भी पड़ेगा। जी हाँ साथियों, बार बार गिरकर हमें संभलना भी पड़ेगा। अगर हमें उस ऊंचाई तक पहुंचना है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हमें पूरे जोर और शोर से, पूरी हिम्मत से, पूरे ताकत से हमें अपने ऊपर विश्वास बनाते हुए अपने कार्यदायित्व का निर्वहन बेहतर करना होगा साथियों। इसी उम्मीद, इसी आशा, इसी विश्वास के साथ कि आप ऐसा अपने कार्यदायित्व को अंजाम देंगे। फिलहाल आज एक बहुत ही प्यारे से एपिसोड में आपको जोड़ना चाहता हूं। फिलहाल महमूद गजनबी आपका इंतजार कर रहा है। वो महमूद गजनबी जिसने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया, वो महमूद गजनबी की कहानी आज हम आपको सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो आपके एग्जाम में तो कई बार आया है। फिलहाल आज ये आपके जहन में बस जाएगा। एक वो लुटेरा जिसने भारत को इस कदर लूटा कि हम कह सकते हैं विकसित से अविकसित हो गए। हमारे खजाने, हमारे बहुमूल्य धन संपदा को इस कदर उठा ले गया कि जिससे आज भी हम उसे एक विलेन के किरदार में महसूस करते हैं, समझते हैं। हमारा इतिहास ये चीख चीख कर कहता है कि महमूद गजनबी एक विलेन था, एक लुटेरा था वाकई में। और कई बार ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आ भी चुका है कि महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किया तो क्यों? साथियों, वो एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार नहीं किया, 17 बार उसने आक्रमण किया हमारे भारत पर साथियों, 17 बार। इसका मतलब हुआ अगर उसे राजपाट की लालसा होती, अगर वो यहां पर अपना राजपाट, अपना राजशाही शासन स्थापित करना चाहता तो रुकता। खैर वो रुकता नहीं था। वो सूचना एकत्रित करके कि कहां भारत के किस जगह पर धन संपदा भरी हुई है, उस सूचना को एकत्रित करने के बाद वो आक्रमण करता था और वहां की धन संपदा को लूट करके ले जाता था। हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी दोस्तों। इसका तात्पर्य है कि हमारे पास बहुत ही अकूत धन संपदा विद्यमान थी। हमारे जो राजा महाराजा पहले हुए हैं, उन्होंने अपनी अलग छाप बनाई है। तो एक ऐसी कहानी से जोड़ूं, उसके पहले मैं इतिहास के कुछ अंश आप तक प्रेषित करना चाहता हूं, जहां हम इतिहास को महसूस कर पा रहे हैं, जहां हम वाकई में इतिहास को जी रहे हैं साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना, पिछले एपिसोडों में हमने उसका अंकन भी किया, जिक्र भी किया, बेहतर ढंग से उस अध्याय को प्रेषित करने का काम भी किया। और हमें पूरा विश्वास है कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ जाना। एक समय था, एक दौर था कि चंद्रगुप्त ऐसा सम्राट था, वो भारत ही नहीं आसपास के तमाम ऐसे देशों पर भी उसका कब्जा था। चंद्रगुप्त बहुत ही बड़ा सम्राट था। आपको पता है मौर्य वंश की बिसात क्या थी, हमारे मगध राज्य का उत्कर्ष क्या था, हमारे मगध की क्षमता क्या थी। आपको पता है उस समय बिहार सबसे ज्यादा 16 जनपदों में पॉपुलर था और वहीं का राजा था चंद्रगुप्त, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक वक्त था साथियों, काबुल, कांधार, मकरान, ये सब दहेज में मिले थे, यानी हम उनके दामाद हुए। उस हिसाब से जहां अफगानिस्तान का हिस्सा आता है ना, वो हमारे साले कहलाएंगे और हम उनके दामाद कहलाएंगे। हम अब एक महसूस हमारे एक राजा ने ये करा दिया था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे राजा में इतना दम था। सच बताऊं तो अफगानिस्तान, जिसकी बात मैं कह रहा हूं, पहाड़ियों का देश है, बड़ी बड़ी चोटियां, बड़े बड़े पहाड़। ऐसी जगह युद्ध करना मुमकिन नहीं होता है, मुनासिब नहीं होता। घोड़े ऊपर जा नहीं सकते, आज का जमाना नहीं था। तब घोड़ों की फौज हुआ करती थी, हाथियों की फौज हुआ करती थी। आपको पता है ऐसी जगह पर वो चीजें जा नहीं सकती थी, इस वजह से हर कोई वहां जीत नहीं पाता। लेकिन हाँ, वहां के जो लोग थे उनका एक ही उद्देश्य बन गया आगे चल करके कि हम केवल लड़ाई करेंगे, हमें किसी विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने देश को आगे ले जाने का हमारा कोई बहुत विचार नहीं है, हम लूट के लाएंगे और जम करके खाएंगे। यही उद्देश्य था इस एरिया का। तो जहां हम बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा आप, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान आदि ऐसे तमाम देशों पर किसी एक वंश का शासन हुआ करता था, जिसे हम सुलेमानी या सनामी वंश कह सकते हैं। कहानी को अब अंकित करिए अपने मस्तिष्क में, एक हिस्सा समझिए जो बचपन में आपके दादा दादी आपको सुना दिया करते थे। कुछ इस तरीके से लेंगे तो याद हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि एक समय था कि अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान आदि ऐसे तमाम जो प्रांत आज हमारे सामने देश के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, इन तमाम ऐसे जगहों पर
एक वंश शासन किया करता था जिसका नाम था सुलेमानी या सनामी वंश। जी हाँ साथियों, इस वंश में भाई वंश कोई भी हो ज़्यादा समय तक तो चलेगा या फिर उसका बिखराव निश्चित है, यानी कैसी भी काया लेके क्यों आए हो, क्यों करते हो घमंड, या तन काचा कुंभ है लिया फिरा था संग और ढबका लागा फूट गया कछु ना आया संग, है ना। तो ये चीज मान के चलें, शरीर तो कुछ है, कच्चा घड़ा है, एक मिट्टी का बर्तन है, कभी टूट जाएगा, यानी हर वो साम्राज्य बिखरेगा, समय के साथ सबका मिटना तय है। वही हाल हुआ सुलेमानी या सनामी वंश के साथ। एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे इनके साम्राज्य में रुकावटें आई, ये टूटना शुरू किए। तो अलग अलग प्रांतों के गवर्नर ने अपने आप को स्वच्छंद राजा घोषित कर दिया। इसी कड़ी में अफगानिस्तान के गजनी का जो राज्यपाल था, देखिएगा साथियों कहानी वहीं से शुरू होगी। हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक सनामी वंश था और अब हम आपको ला चुके हैं अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान साथियों यहीं पर एक जगह हुआ करती थी गजनी। तो सनामी वंश का या सुलेमानी वंश का एक राज्यपाल था जिसका नाम था सुबुत्तगीन। जी हाँ साथियों, सुबुत्तगीन ने अपने आप को, यही नहीं अन्य तमाम और लोगों ने भी अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया कि जाने दीजिए अब तो मामला बिगड़ गया, मैं भी राजा। ऐसे छोटे छोटे जगहों पर राजा बनने लगे। जैसे हमारे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद का जमाना आया, हर्षवर्धन के बाद का जमाना आया, काफ़ी कुछ बिखर गया, तमाम छोटे छोटे जगहों पर अलग अलग राजा शासन प्रशासन संभालने लगे। इसका फायदा उठाया गया और लोगों ने नाजायज हमें लूट लिया। हम एकता बनाए नहीं पाए और अलग अलग जगहों पर हमारा बिखराव रहा। आपको पता है इसके ठीक पहले मैंने आपसे कहा कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सारे दरवाजे खोल दिए। और जब दरवाजा खुल चुका है अब लुटेरे आएंगे, अब उन्हें पता चल चुका कि कहाँ से जाना, वो भारत किस तरीके से देश है और क्या क्या चीज़ें हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने वो सारा पैमाना बना के दे ही दिया था। अब इधर से देखिएगा तो सुबुत्तगीन हुआ करता था वहाँ का राज्यपाल, इसने स्वतंत्र घोषित किया अपने आप को। अब सुबुत्तगीन जब राजा बन चुका है तो साम्राज्य विस्तार तथा लूटपाट की मंशा इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। ये अपने आसपास के अन्य तमाम प्रांतों पर शासन कर रहे गवर्नर यानी राज्यपाल जो अभी अभी राजा बने हुए हैं उन सबको मारने का काम करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, अपनी सेना बढ़ाता है। इसका मतलब पावरफुल आदमी है। अब ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा साथियों, आगे बढ़ेगा। इसके ठीक पहले मैं आपको थोड़े से अपने भारत के मैप की बात बताता हूँ, समझिएगा। अगर हम बात करें ये हमारा भारत हो जाए, समझना जरा साथियों, कुछ करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हम चाहेंगे कि आपको सब कुछ आसानी से बयां कर लिया जाए। मान के चलें कोई बहुत घबराने की आवश्यकता भी इस अभिप्राय में हम लोगों की नहीं होनी चाहिए। तो ये भारत का एक छोटा सा नमूना या कह सकते हैं अपने भारत का एक छोटा सा मैप तैयार हो गया है। ये मान के चलें हमारा भारत, हमारा इंडिया है, हमारी जान है। और हम इस भारत के उस समय की बात कर रहे हैं जब इसके अंतर्गत ये हिस्सा भी आता था जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, यह भी प्रांत आता था। और अब देखना ये महमूद गजनवी की हिम्मत कैसे हुई, सुबुत्तगीन के अंदर ये विचार आया कहाँ से कि हम भारत जाएंगे, वहाँ लूटेंगे, ये तमाम काम करेंगे। देखना जरा होता क्या है। यहाँ देखिए उस समय इस कश्मीर के प्रांत में शासन कर रहे थे संग्राम सिंह। देखिए कारण क्या है मैं बताना चाहूँगा। यहाँ संग्राम सिंह का शासन था। और अगर हम बात में आए यहाँ बंगाल में, अगर बंगाल प्रांत की बात करें तो यहाँ पर राजा था महिपाल। ये उस समय की बात है जिस समय की हम बात करना चाह रहे हैं, महिपाल था। और अगर हम बात करें यहाँ चोल वंश की, यह है चोल वंश साथियों। चोल वंश का शासक हुआ करता था चोल वंश का शासक हुआ करता था राजेंद्र फर्स्ट। और यहाँ देखिए यहाँ साथियों यहाँ है परमार वंश और परमार वंश का शासन करता हुआ करता था ध्रुव हुआ करता था। और अगर हम बात करें इस एरिया का, ये जो चालुक्यों का शासन था साथियों, चालुक्य वंश। और यहाँ का उस समय राजा हुआ करता था भीम फर्स्ट। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके कुछ मामला था। यहाँ देखिए चंदेल का शासक था, चंदेल वंश का शासक कौन था, विद्याधर। और ये जो एरिया है ये हिंदुशाही वंश, यहाँ हिंदुशाही वंश शासन करता था, हिंदुशाही वंश यहाँ का शासन करता था। और यहाँ का राजा हुआ करता था जयपाल। ये लीजिए होता क्या है, आपको पता है हमारे भारत का सुरक्षा कवच हमारा हिमालय है।
अतएव आपने जितने भी आक्रमणकारी देखे अभी तक, ईरानी आए, सिकंदर आया, या जो भी आक्रमणकारी आए, इस रास्ते से प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर हिमालय का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हमारी रक्षा करता है। इधर से आना घोड़ों के साथ इस विशाल पर्वत को क्रॉस करके हमारे भारत में प्रवेश करना मुनासिब नहीं था। इसलिए समस्याएं लोगों के लिए थी। इसलिए हूण भी, जो कि चीन के रहने वाले थे, आपको पता है यहाँ के जो आक्रमणकारी आए वो भी पूरा ये चक्कर लगा के आए, हमारे भारत में प्रवेश किए। इसका मतलब समस्याएं उनके लिए थी, तो ये आसानी से हमारे भारत में प्रवेश ना कर पाते। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने सारा काम आसान कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसने इस दरवाजे से प्रवेश किया और पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी जा सका वो गया और अपनी मंशा जाहिर की, राजा दाहिर को पराजित किया। आपको ये पूरी कहानी पता है और मैंने इस एपिसोड को लॉन्च भी किया है, आप किताब तक पहुँचाने का हमारा प्रयास भी रहा है। लेकिन अब जो बातें हैं वो पूरी तरीके से महमूद गजनवी की कहानी पर टिकी हुई है। हमारा ये विश्वास कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। देखना जरा, अब महमूद गजनवी के लिए वाकई में अभी सुबुत्तगीन की हम बात करेंगे, फिर महमूद गजनवी तक आएंगे। सुबुत्तगीन के अंदर ये विचार आता है, भाई ये कानापूसी वाला मामला तब भी रहा होगा, कहीं से सुबुत्तगीन ये बात सुनता है कि भारत में आक्रमण करना आसान है, ये रास्ते खुले हैं और यहाँ से अगर जाया जाए तो भारत की अकूत संपदा को लाया जा सकता है। और इस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा। पूछा भी जाता है कि किस मार्ग से प्रवेश किया, तो खैबर दर्रा से ये सुबुत्तगीन भारत की तरफ चढ़ाई करता है, भारत की तरफ। लेकिन बात मानना, ये वाकई में इस दर्रे से प्रवेश नहीं कर पाया है, ये कोशिश कर रहा है, कोशिशों में लगा हुआ है। और जब ये बात जयपाल को पता चल जाती है, ध्यान देना, ये प्रवेश नहीं किया, ध्यान देना साथी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं भारत में इसने प्रवेश नहीं किया है। अब होता क्या है, जयपाल को ये बात पता लग जाती है कि सुबुत्तगीन हम पर हमला करना चाह रहा है, तो जयपाल भी भारत का बेटा है, आसानी से हार नहीं मानेगा। इसने खुद ही चढ़ाई कर दी, कहा चलो आओ, और यहाँ लड़ाई हो गई इनके बीच में। लड़ाई होती है, वाकई में जयपाल यहाँ पराजित हो जाता है। सोचना जरा, क्योंकि ये कूटनीतिज्ञ था और बेहतर तरीके से युद्ध कौशल का निपुण था, धनी था, और ये इसने जीत हासिल कर ली। अब जयपाल को घुटना टेकना पड़ा और जयपाल ने कहा कि चलो मैं भला, तुम्हें पैसे की चाहत है, मैं इतना पैसा दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। अच्छा, इसकी बात मान लेता और ये इसे छोड़ भी देता है। और पैसा लेकर के सुबुत्तगीन वापस जाना चाहता है, लेकिन कुछ कहानियां बयां करती हैं कि ये कहता है कि मैं आपको मुल्तान कुछ लोगों को भेज दो जो वहाँ से हमारी धन संपदा को ले जा पाए। सुबुत्तगीन इनकी बात मानता है और भेज देता कुछ सैनिकों को, और जिसे जयपाल बंदी बना लेता है। सुबुत्तगीन को जब ये बात पता चलती है कि उसने सोना देने से इनकार करके कर दिया, जबकि हमारे सैनिकों को बंदी भी बना लिया है, सुबुत्तगीन को अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है कि अब की बार इसे छोड़ूंगा नहीं। दोबारा वो आक्रमण करने का प्रयास करता भी है, और अब की बार पुनः जयपाल पराजित होता है। और अब देखना, जब जयपाल पराजित हो गया है और अब इसे दुगना धन चुकाना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती, दुगना धन चुकाना पड़ता है, फिलहाल फिर से सुबुत्तगीन इसे छोड़ देता है। लेकिन अब ये उस पश्चाताप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, राजपूत है, झेल नहीं पाता है, अपने उस पश्चाताप में अग्नि में जलता है और अपने आप को अग्नि में खुद जला भी लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। तो पहला ऐसा कौन सा शासक आपके सामने आया, इतिहास गवाह है। ध्यान देना, प्रश्न बन सकता है कि कौन सा राजा था जिसने आत्मदाह किया था? जयपाल ने। जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। अब जयपाल तो मर गया और इधर सुबुत्तगीन की भी उम्र हो चली है। ये मामला 997 ईस्वी का मैं बयां कर रहा हूं, ध्यान देना, 997 ईस्वी की बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब सुबुत्तगीन भी विदा हो चुका है, जा चुका है, और सुबुत्तगीन ने जाते जाते वो काम कर दिया है। इसने अपने पुत्र, इसके पास दो पुत्र थे, एक इस्माइल और एक महमूद गजनवी, इसने अपने पुत्र महमूद गजनवी को युद्ध कौशल में पारंगत कर दिया है। महमूद गजनवी अब 20 वर्षों का हो चला है और पूरी तरीके से निपुण युद्ध कौशल का जानकार कहा जाता है। इतिहासकार कहते हैं उसके पास जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, वाकई में जो शस्त्र हुआ करते थे, सबके बस की बात नहीं थी उसे चला पाना। उसके पास जो थे वो सब नहीं चला पाते थे, यानी वो जो औजार इस्तेमाल करता था, आसानी से सारे सैनिक उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसका मतलब है काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी ताकत थी उसके बाजुओं में, और ये एक बड़ा योद्धा बनेगा। सुबुत्तगीन को ऐसा पता भी था, इसलिए सुबुत्तगीन उसे अपने साथ युद्ध में ले भी जाता था। कई जगह उसे युद्ध का सेनापति के रूप में आगे भी करता था कि देखता कि वाकई में हमारे बेटे में वो क्षमता है। सुबुत्तगीन जाते जाने अपने बेटे से कहता है कि बेटा, जो मैं कर ना सका वो तुम्हें करना है, भारत की अकूत संपदा तुम्हें लेकर आनी है। अब सुबुत्तगीन के इस विचार को सुनकर के अब बाप नहीं रहा,
और मान के चलना पुत्र पागल हो जाएगा और वो अपने पिता की अभिलाषा को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएगा। और इधर अब जयपाल नहीं रहा। अब मान के चले जयपाल अभी फिलहाल जब तक मैं बात करूंगा तब तक जीवित रखिएगा, जयपाल ने अभी आत्मदाह कर ही लिया मान के चले। लेकिन कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है, जब महमूद गजनवी आता है यहाँ आक्रमण करता है तब जयपाल था। चलो जैसा भी जवाब देना आप देना, तो जयपाल था, मान के चलो जयपाल था। अभी महमूद गजनवी से हारने के बाद जयपाल ने आत्मदाह किया। चलो जैसा भी रहा इतिहासकार बताएं, ऐसा कुछ करना आप। तो जयपाल अब नहीं रहे और महमूद गजनवी अब आक्रमण करे। इसके ठीक पहले जयपाल का पुत्र आनंदपाल अब बीड़ा उठाएगा। आनंदपाल, और आनंदपाल मजबूत शासक के रूप में उभर कर आएगा। ये अपने भारत के तमाम जगहों से, चंदेल से, बंगाल से, अन्य तमाम प्रांतों से, मथुरा से, आप कह सकते हैं बुंदेलखंड से, इन तमाम जगहों से लोगों से मदद मांगता है, यानी अन्य प्रांतों के राजा से हेल्प मांगता है। और लोग तैयार भी होते हैं, एक बड़ी सेना का निर्माण होता है। लेकिन मजाक बात नहीं है महमूद गजनवी को टिका सके। महमूद गजनवी के कदम आगे बढ़ रहे हैं और वो इतना बेहतर राजनीति करता है, अपने सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित करके आक्रमण करवा देता है और ये समझ नहीं पाते। यहाँ से भी आक्रमण, वहाँ से भी आक्रमण, वहाँ से भी, कई जगहों से आक्रमण होता हुआ देख आनंदपाल घबरा जाता है। लेकिन आनंदपाल ने पूरी शिद्दत के साथ युद्ध लड़ा है साथियों, बहुत ही मेहनत से। पेशावर में युद्ध हुआ, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। और एक समय ऐसा लगा, क्योंकि हमारे भारत की तमाम औरतें, तमाम महिलाओं ने अपने गहने बेच दिए थे इस युद्ध में, कि आनंदपाल किसी तरीके से महमूद गजनवी को ना आने दे। तमाम गहने बेच दिए गए थे। और एक समय ऐसा भी था, युद्ध जब हो रहा था तो लग रहा था कि आनंदपाल ही जीतेगा। लेकिन अचानक एक मिनट के खेल ने सारा पासा ही बदल दिया। हुआ क्या, आनंदपाल जिस हाथी पर बैठा हुआ था, उस हाथी को तमाम प्रकार की आवाज़ें, तीर, अन्य तमाम चीज़ों से क्षति पहुंची और वो पागल हो गया। हाथी जब पागल हो जाता है तो पूरी तरीके से भागना शुरू कर देता है। और ये देख करके कि आनंदपाल भाग रहा है, उसके सैनिक ये विचार करते कि मेरा राजा युद्ध क्षेत्र से भाग रहा है, जबकि भाग नहीं रहा था, हाथी पागल हो गई थी। ये देख करके सैनिक भी भागने लगे और आसानी से महमूद गजनवी इस युद्ध को जीत जाता है। जहां आनंदपाल जीतने वाला था, एक पागल हाथी ने उसे हरा दिया। यानी हाथी का पागल होना एक बहुत बड़ा पागलपन हमारे भारत के इतिहास में हो गया और आनंदपाल पराजित हो गया। और अब महमूद गजनवी आगे बढ़ जाएगा साथियों। महमूद गजनवी आगे बढ़ेगा और इस पूरे एरिया पर अपना कब्जा जमाएगा, मुल्तान को अपना केंद्र बिंदु बनाएगा। मुल्तान से ये सारा समीकरण सिद्ध करेगा, क्योंकि इसे पता है कि मुल्तान से ही भारत में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। मुल्तान ही प्रवेश द्वार माना जाएगा। तो ठीक ठाक आंकड़ा रहा, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई साथियों। अब ये आगे बढ़ जाएगा और अब हमारे भारत पर तमाम हिस्सों पर, तमाम जगहों पर ये आक्रमण करेगा। आइए समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये आक्रमण करता है। कुछ विशेष बातें आपके साथ शेयर कर दूं साथियों। तो मैं इसी कड़ी में आपसे बताना चाहूँगा कि 1004 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया है। ये कुछ विशेष बातें हैं साथियों जिन्हें इंगित करने की आवश्यकता है। नोटबुक पर अपना पेन चलाइए। और 1014 में थानेश्वर, देखना जरा, थानेश्वर आक्रमण करता है चक्र स्वामी मंदिर पर, चक्र स्वामी मंदिर पर। अब आप सोचिए, आपको लगेगा कि ये हमारे धर्म का विरोधी था। नहीं, ऐसा नहीं था। इसका काम था, उद्देश्य था केवल लूटपाट। इसे पता चल गया था कि मंदिरों में अकूत खजाने भरे हैं, तो इसलिए मंदिर पर आक्रमण करता है। चक्र स्वामी मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ देता है। यहाँ की जो भी धन संपदा इसे मिलता है वो उसे ले जाता है। चक्र स्वामी मंदिर देखना। अब हम बात करें 1018 की साथियों। 1018 में ये बुलंदशहर पर आक्रमण करता है। बुलंदशहर, मथुरा, कन्नौज, इन तमाम जगहों पर ये आक्रमण करता है साथियों। मथुरा आप समझ लें, भारत का बेथलहेम कहा जाता था। भारत का बेथलहेम पूछा जा सकता है, ये भारत का बेथलहेम किसे कहते हैं, तो मथुरा को। तो भारत का बेथलहेम कहा जाता था। यहाँ भी अकूत धन संपदा थी, बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में धन संपदा थी। और इसे लूट ले गया कौन, महमूद गजनवी। तो आया है एक लुटेरा जो पूरे भारत को लूट रहा है साथियों। आया है एक ऐसा लुटेरा जो पूरे भारत को लूट रहा है देखना। और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण रहा है साथियों 1025 ईस्वी का। देखना, शुरुआत इसने कब से की है, 1001 से। 1001 ईस्वी से इसने शुरुआत की है यहाँ हिंदू शाही वंश पर
शासन कर रहे जयपाल पर, और 1025 ईस्वी में इसका आक्रमण बहुत ही फेमस रहा। सबसे फेमस आक्रमण है सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? आप कह सकते हैं गुजरात में। और गुजरात देखना किसके अधीन था, कौन सा वंश वहाँ शासन कर रहा था? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर चालुक्य वंश का शासन था उस समय, और यहाँ का राजा था भीमपस्ट। कुछ भी पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जब सोमनाथ मंदिर पर होता है, तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर उस समय वहाँ का राजा था भीमपस्ट। बहरहाल भीमपस्ट अपने आप हट जाता है, और कुछ लोगों का मानना, इतिहासकारों का, कि यहाँ के जो सोमनाथ मंदिर पर रहने वाले पुरोहित थे, ये अपने राजा को सूचित ही नहीं कर पाए कि किसी ने हम पर आक्रमण कर दिया है। ये खुद ही जो भी इनके पास औजार था, ये युद्ध क्षेत्र में उतर आते हैं, और 3 दिन तक साथियों, मजबूत, काफ़ी मजबूत बात है, 3 दिन तक उन पुरोहितों ने महमूद गजनवी को अंदर नहीं आने दिया और कहा इस मंदिर के प्रवेश करने के लिए तुम्हें हमारी लाशों से गुजरना होगा। महमूद गजनवी को कहाँ दिक्कत थी? उसने कहा चलो लाशों से ही गुजरते हैं, नारा लगाता है और चढ़ाई करता है, और चौथे दिन सारे पुरोहितों को मार देता है। अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है, अकूत धन संपदा है तो है कहाँ? फिर इसे एक तहखाना मिलता, वहाँ से इसने बहुत ज़्यादा सोने हीरे जवाहरात इकट्ठा करता है, और कहा जाता है हजारों ऊंटों पर उसने लादा था उसे। सोचना कितना था, मजाक बात नहीं, बहुत कुछ था। और फिर वो मुख्य द्वार में पहुंचता है, यानी मंदिर के मुख्य भवन में जब जाता है, वहाँ पहुंचता, वहाँ देखता है कि भगवान शिव का शिवलिंग तो ऐसे ही हवा में तैर रहा है। फिर वो सोचता है कि कुछ तो है, वहाँ के पुजारी से पूछता है, पुजारी बताता नहीं है। फिर वो अपनी तलवार निकालता है कुछ इस तरीके से, वो तलवार जाके दीवार में चपक जाती है। फिर उसे पता चल जाता है कि यहाँ विशेष प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें चुंबकत्व की क्षमता है, और जिसकी वजह से ये हवा में तैर रही है। विज्ञान अब आप पढ़े हैं, और तब के लोग शायद उतना ना जानते रहे हो, लेकिन जानकारी तो थी, इसीलिए तो वो मंदिर बना था, विज्ञान पर आधारित था। देखना, सोचो, अब उसे पता चल जाता है कि इसमें चुंबक लगा, उसने एक दीवार को तुड़वा दिया और आराम से वो मूर्ति नीचे गिर जाती है, और उसमें अकूत धन संपदा थी, बहुत ही बड़ा खजाना था उसमें, सब लूट ले जाता है। कौन? महमूद गजनवी। सोचो हमारे भारत का लुटेरा क्या क्या लूट ले गया। और कहा भी जाता है कि सोमनाथ मंदिर में विशेष प्रकार के दरवाजे लगे हुए थे, विशेष लकड़ियों के दरवाजे लगे हुए थे, उसे भी उठा ले जाता है। कहाँ? गजनी ले जाता है। और अब हम आपको बता दें, इसका अंतिम आक्रमण होता है 1027 में। अब सुनिएगा साथियों, यहाँ से कुछ बातें और याद रखिएगा। आक्रमण तो मैंने क्रम से आपको बताने का प्रयास किया। मुल्तान पर डेरा जमाएगा, क्योंकि मुल्तान से पता ही से कि ये प्रवेश द्वार, बाकी और कहीं ठहरेगा नहीं है। थानेश्वर देखिए, उसने चक्रस्वामी मंदिर को लूटने का काम किया, बुलंदशहर, मथुरा, कन्नौज को लूटने का काम किया। अरे 17 बार आक्रमण किया है, तो सोचो क्या क्या लूटा होगा। यानी कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार। और इसका उद्देश्य क्या था? लूटपाट। ध्यान देना, 17 बार आक्रमण, उद्देश्य केवल लूटपाट, अपने किसका? अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने यश सम्मान का बढ़ावा, यही सब इसके उद्देश्य थे। बाकी राजपाट नहीं चाहता था। देखना, तो सोमनाथ मंदिर के दरवाजे ले जाता है, कहाँ? गजनी। लेकिन रास्ते में हमारे भारत के जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया। जाटों ने आक्रमण किया। जब इसे पता चला जाटों को कि हमारा तमाम धन ले जा रहा है ये, तो उन्होंने रातों रात इस पर आक्रमण कर दिया, और कुछ पीछे से जो तमाम ऊँट रहे होंगे उनकी कुछ धन संपदाओं को फिर उन्होंने ले भी लिया जाटों ने। लेकिन महमूद गजनवी रुका नहीं, कहा अभी तो हमारे पास बहुत धन है, अगर मैं यहाँ रुक जाऊँगा इस युद्ध में तो काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। वो भाग गया। लेकिन गजनी जाने के बाद सारी धन संपदा वहाँ रखने के बाद पुनः आता है, और 17वीं बार यानी अंतिम बार वो कहाँ आक्रमण करता है? जाटों पर। ध्यान देना, जाटों पर ये इसका अंतिम आक्रमण है साथियों, अंतिम आक्रमण है। और जाटों को मारने वगैरह के बाद ये पुनः वापस चला जाता है। और आप याद रखेंगे 29 जुलाई, ये चीज़, ये डेट है। और 29 जुलाई ना कहते हुए साथियों, सॉरी 29 अप्रैल कहिए, 29 अप्रैल 1930 ईस्वी को इसका इंतकाल हो जाता है, यानी डेथ हो जाती है। और इसका जो मकबरा बना है वो गजनी में है, आज के अफगानिस्तान में गजनी में। और यही गजनी, देखना जरा साथियों, अब ये कहानी यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हमारी जुबानी। अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा और खोलना चाहता हूँ।
जब महमूद गजनवी आता है, भागपुर के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, वहाँ की तमाम धन संपदा को ले जाता है और बाद में आपको पता अंग्रेज भी हमारे यहाँ आते हैं। 1842 ईस्वी में इसी मौके का फ़ायदा उठा के अंग्रेज हमारे धर्म में क्या करते हैं, वो सामंजस्य तोड़ने का काम करते हैं और किसी तरीके से हमारे बीच में वो द्वेष का भाव पैदा हो। वो कहते हैं कि जो ये दरवाज़ा ले गया है वो गजनी के मकबरे में लगा हुआ है, हम उस दरवाजे को लाएंगे जिससे हिंदू और मुस्लिम में आपसी विवाद मतभेद पैदा हो। ये उसका उद्देश्य था और हुआ भी ऐसा। और जो दरवाजे वहाँ से लाए गए, सच पूछो तो वो दरवाजे वो नहीं थे। और बाद में ये पता चलता है कि हमारे आगरा के जो लाल किला है, आज भी सोमनाथ मंदिर का दरवाज़ा वहीं लगा हुआ है। फिलहाल कैसा रहा, मुझे लगता है कि जाटों ने उसे लूट लिया था, जाटों ने अपने दरवाजे को बचा लिया था, कुछ ऐसा रहा होगा। और जो अंग्रेज दरवाज़ा लेकर आए थे, वाकई में वो दरवाज़ा नहीं था, वो गजनी का ही दरवाज़ा था जो अंग्रेज लाए थे। और शायद हमारे भारत का दरवाज़ा जा ही नहीं सका था। इतिहास ऐसे तमाम चीज़ों में अभी भी उलझा हुआ है साथियों। फिलहाल यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए और आ भी गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। तो उस महान लुटेरे की कहानी जिसे हम बयां कर रहे थे, वाकई में इसने बहुत कुछ कर भी तो दिया, अपने लिए तो किया ना। हमारे भारत का भले ही इसने नुकसान किया होगा, लेकिन अपने लिए तो इसने बहुत कुछ किया। 17 बार आक्रमण किया, यानी 17 बार हमारे भारत को बेदर्दी से लूटा इसने, 17 बार, और तमाम धन संपदा को लेकर चला गया। लेकिन अपने यहाँ गजनी के लिए तो ये मसीहा था ना। इसे तमाम उपाधियाँ मिली हैं साथियों, और उन उपाधियों का भी जिक्र किया जाता है और उपाधियों से भी प्रश्न आते हैं और इन उपाधियों को भी याद रखेंगे। इसे यामीन उत दौला की उपाधि मिली। इसे बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक। हमारे यहाँ हिंदी फिल्मी गानों में फिल्माया भी गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। बुत का मतलब होता है मूर्ति से। बुत सिकन मूर्ति भंजक, इसने मूर्ति को तो तोड़ा है ना हमारे यहाँ आकर के, तमाम मूर्तियों को ये तोड़ डाला, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कह रहे हैं। तो यामीन उद दौला, बुत सिकन, और एक बात ध्यान देना, इसे इस्लाम का नायक कहा जाता साथियों, इस्लाम का नायक भी कहा जाता है। और सबसे पहले ये ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये तुर्की आक्रमणकारी था, पहला जिसने भारत पर आक्रमण किया साथियों। पहला तुर्की आक्रमणकारी, पहला सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला, 1025 ईस्वी में भारत का लुटेरा, 17 बार आक्रमण करने वाला। इन तमाम प्रश्नों से कई बार हमारा एग्जामिनर रूबरू हो चुका है। आज आप भी रूबरू हो चुके हैं और इन तथ्यों को आप अपने जहन में शायद समाहित कर भी चुके हैं। देखना, ये तमाम उपाधियां इसको मिल चुकी हैं साथियों, क्योंकि बहुत बड़ा काम इसने किया है। आप जैसे याद करते हैं ना, किसका, बाबर का नाम सुना आपने, बादशाह की उपाधि धारण किया उसने। इस तरीके से तमाम चीज़ें रहीं, इस तरीके से उसने सुल्तान की। देखना, इसके दरबार में कुछ प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। इसके दरबार में कुछ लोग रहा करते थे, कुछ कवि वगैरह रहा करते थे, उनसे प्रश्न आता है। जैसे अल बरूनी थे, अल बरूनी से प्रश्न आ सकता है। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी है, तहकीक ए हिंद। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, तहकीक ये हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी के। किसके दरबार में रहा करते थे? तो महमूद गजनवी के। अल बरूनी ने तहकीक ये हिंद लिखा, और यहीं से याद कर सकते हैं तहकीक ये हिंद किस भाषा में रही, अरबी में, क्योंकि अल बरूनी और आज से अरबी होता, याद कर सकते हैं हम लोग, देखिएगा। और अगर हम बात करें फिरदौसी की, फिरदौसी की साथियों, फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, और फिरदौसी में फा है, इससे याद कर सकते हैं ये फारसी में लिखा गया है। कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है, अल बरूनी की कौन सी रचना है और फिरदौसी की कौन सी रचना है, शाहनामा है साथियों। आगे देखिएगा, बैहाकी इसके दरबार में रहता था। बैहाकी ने तारीख ए सुबुत्तगीन लिखा है, तारीख ए सुबुत्तगीन। और आपको पता है सुबुत्तगीन गजनी वंश का क्या था? गजनी का संस्थापक था। इसी का पुत्र हुआ महमूद गजनवी, जिसकी कहानी हम बयां कर रहे हैं। आगे देखिएगा, एक आता है उतबी भी रहा करता था, जिसने तारीख ए यामिनी लिखा। तारीख ए यामिनी किसकी रचना है? उतबी की। और एक उसरी नाम का था, जो इसका राजकवि था साथियों। उसरी इसका क्या था? राजकवि था। तो इन तमाम प्रश्नों से आपको अवगत करा दिया हमने।
और आपने पूरी कहानी को समझ लिया है कि किस तरीके की कहानियाँ रहीं, और पूरा महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ किस्सा हम आपको बताने का प्रयास कर चुके और शायद हम उसमें सफल भी रहे। और आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो अगर पूरे विश्वास के साथ इस कहानी को हम प्रेषित कर पाए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है थोड़ा सा कि आप इसे शेयर करना ना भूलें साथियों, शेयर करना ना भूलें। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपसे हमारी मुलाकात नए एपिसोड में होने वाली है। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में साथियों। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।